जी। देखिए, आपका प्रश्न है कि आत्मा निर्गुण है, निराकार है, तो उसमें ज्ञान का आधान कैसे हो सकता है? यही प्रश्न है, ज्ञान का आधान। देखिए, है क्या ज्ञान, क्या है? पहले तो आप ये देखिए कि भारतीय दर्शन में, अद्वैतिक फिलॉसफी में ज्ञान क्या है? ज्ञान स्वप्रकाश है। ज्ञान क्या है? स्वप्रकाश। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान को अंग्रेजी में हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति है। और जैसे हम इसे अगर साहित्य की भाषा में समझेंगे है, तो हम इसे कहते हैं, जयदेव सिंह ने, डॉक्टर जयदेव सिंह ने अद्वैत वेदांत के पोर्शन में इसे कोट किया है अपनी पुस्तक में कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और मैं भी दे, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई जी। है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो ये क्या है? ये सेल्फ रियलाइजेशन कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का स्वरूप ज्ञानमय हो जाता है। फिर स्वरूप उसकी अनुभूति से आच्छादित हो जाता है, तो फिर उसकी अनुभूति, ज्ञान और ज्ञाता में अंतर नहीं रहता है। ज्ञाता ही ज्ञानमय हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान दूसरी जगह हो, ज्ञाता दूसरी जगह हो। ज्ञाता में ज्ञान आच्छादित हो जाता है, आरोपित हो जाता है, उसके स्वरूप में ढल जाता है, स्वरूप धर्म उसका हो जाता है। ठीक है। एक और उदाहरण लोग देते हैं, दार्शनिक लोग, कि सोई जानई यही देव जनाई, और जानत तुम ही। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति का स्वरूप ज्ञानी का ही हो जाता है, फिर ज्ञान अलग है। जब अज्ञान के अंधकार में वो रहता है तब तो ज्ञान उससे परे है, तब तो ज्ञान की सत्ता स्वतंत्र है। लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश उसके हृदय में आता है, तो ज्ञान जो है वह स्वप्रकाशी है, वह स्वयं को प्रकाशित करता है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है पंचदशी। पंचदशी कार का कहना है कि जैसे ज्ञान स्वप्रकाश किस प्रकार है? ज्ञान स्वप्रकाश इस प्रकार है कि जिस प्रकार से रंगशाला में रखा हुआ दीपक रंगमंच को प्रकाशित करता है, कलाकार को प्रकाशित करता है, राजा को प्रकाशित करता है, कंचुकी को प्रकाशित करता है, और दर्शकों को भी प्रकाशित करता है। दर्शकों को प्रकाशित करते हुए स्वयं में प्रकाशित हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान क्या है कि ज्ञान स्वप्रकाश है, और ज्ञान स्वप्रकाश होने से वह ज्ञाता को प्रकाशित करता है, ज्ञेय विषय को प्रकाशित करता है, और उस पूरे स्वरूप को प्रकाशित कर देता है जिसके आधार में ज्ञान होता है। तो ज्ञान की कोई क्षमता नहीं। और कोई संदेह आपको, प्रश्न में? नहीं सर। नहीं। एक प्रश्न और ये था सर कि जैसे जो पूछा गया है कि विज्ञाता को कौन जानेगा, है। तो वो प्रश्न भी मैंने उसमें इंक्लूड किया है कि जब एकमात्र आत्मा ही ज्ञानमय है और बुद्धि जड़ है, तो कैसे ये ज्ञान संभव हो पाएगा? नहीं, बुद्धि जड़ है जी। लेकिन आत्मा तो चेतन है। जी। है? बुद्धि तो एक पात्र है ना। जी। है? और बुद्धि इसमें सांख्य ने भी तो यही वो किया है कि सांख्य में भी पुरुष चेतन है। और बुद्धि तो एक पात्र है जिसमें चेतना का प्रकाश आलोकित होता है। तो वो जो चेतना के प्रकाश से, चेतना का प्रकाश जब बुद्धि पर पड़ता है तो प्रतिबिंब तो पुरुष का है,
लेकिन आभास होता है चेतन ज्ञान। पुरुष प्रतिबिंब तो पुरुष का है, लेकिन पुरुष को ऐसा आभास होता है कि हमारा प्रतीक से तादात्म्य हो गया है, लेकिन तादात्म्य है नहीं। ज्ञान तो स्वतंत्र है, ज्ञान बुद्धि में प्रकाशित होता है और ज्ञान के प्रकाश से बुद्धि प्रकाशित होती है। तो बुद्धि की वृत्ति है, वृत्ति ही ज्ञान के रूप में आती है। वृत्ति जब ज्ञान बुद्धि जड़ में नहीं होता, ज्ञान तो होता है चेतना में, लेकिन चेतना वह चेतना में जो ज्ञान का आधान होता है वह बुद्धि की वृत्ति के माध्यम से होता है। इसलिए हम कहते हैं ये वृत्ति सापेक्ष है। जैसे देखिए एक चेतना है, ठीक है, जब वही चेतना अंतःकरण से अवच्छिन्न हो जाती है तो वह चेतना जीव बन जाती है, ठीक है। और वही चेतना जब अविद्या से युक्त हो जाती है, माया से युक्त हो जाती है तो वही ईश्वर हो जाता है। माया से वही चेतना तो एक ही है, एक ही चेतना आत्मा भी बनती है, एक ही चेतना जीव भी बनती है, एक ही चेतना ईश्वर भी बनती है, और वही चेतना निर्गुण ब्रह्म के भी रूप में है। तो चेतना एक है, बस क्या है कि उसका आरोपण बदलता रहता है। उसी से जो है माया से जब आच्छादित हो गया तो ईश्वर हो गया, जब निर्विकारी हो गया चेतना तो निर्गुण ब्रह्म हो गया, ठीक है। और वही चेतना जब मन बुद्धि चित्त और अहंकार से आच्छादित हो गई तो जीव बन गया, ठीक है। तो ये और क्या प्रश्न सर? वेस्टर्न रिसर्च मेथड्स, वेस्टर्न फिलॉसफी में जो रिसर्च मेथड्स है उसमें रेशनलिज्म सबसे पहले बुद्धिवाद का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइब्निज, ये तीन बुद्धिवादी दार्शनिक हैं जो ज्ञान का उद्भव बुद्धि विकल्पों के माध्यम से मानते हैं। ज्ञान जो है वो कहते हैं कि ज्ञान बुद्धि विकल्प प्रसूत है जी, और बुद्धि ये प्रत्यय हमारी आत्मा में सहज उत्पन्न होते हैं, और यही प्रत्यय इन्हीं प्रत्ययों के माध्यम से ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइब्निज, ये तीन दार्शनिक। इन तीनों दार्शनिकों का, क्योंकि यहाँ एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, प्रश्न ज्वलंत ये उठता है कि शरीर ये जड़ है और चेतना ये चेतन है, तो जड़ और चेतन का सामंजस्य कैसे होगा, जड़ में चेतनता का आभास कैसे होगा? दोनों विरुद्ध धर्म है, जड़ का धर्म विरुद्ध है और चेतना का धर्म उसके विरुद्ध है। तो इस माइंड बॉडी रिलेशन, इस प्रॉब्लम को नाम दिया गया माइंड बॉडी रिलेशन, माने मनस का शरीर से कैसे संबंध होता है। शरीर में सुई चुभी तो उसका ज्ञान हमारे मनस को कैसे प्राप्त होता है। शरीर की किसी भी किसी भी प्रकार की अनुभूति का भान मनस को कैसे होता है। इस प्रश्न के उत्तर में डेकार्ट ने कहा अंतरक्रियावाद, कि हमारी एक पीनियल ग्लैंड होती है जो मनस और शरीर दोनों के का मिलन केंद्र है, और इसी पीनियल ग्लैंड के माध्यम से हमको सारा ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा स्पिनोजा ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, दोनों जो है विरुद्ध धर्मक है, दोनों का गुण विरुद्ध है, लेकिन ये दोनों एक समानांतर दिशा में गति करते रहते हैं। कहा जिस प्रकार से कोई नदी है, नदी में दो किनारे होते हैं, दोनों किनारे एक आपस में कभी नहीं मिलते, लेकिन दोनों किनारे पैरेलल हमेशा गति करते रहते हैं और एक दूसरे
का भान उनको होता रहता है। यही स्पिनोजा का समानांतरवाद है। इसीलिए समानांतरवाद के माध्यम से स्पिनोजा ने माइंड बॉडी रिलेशनशिप की समस्या का समाधान किया। लाइबनिज जो तीसरे दार्शनिक है वो मोनाइड्स को मानते हैं। वो कहते हैं कि मोनाइड असंख्य, मोनाइड प्रत्येक मोनाइड में, प्रत्येक छिद्र में ऐसी क्षमता होती है जो समस्त विश्व का ज्ञान वो प्रतिबिंबित कर सकते हैं। यद्यप मोनाइड गवाक्षहीन है, उनमें कोई बाहर से कोई सामग्री आने का, कोई प्रतिबिंब आने का वो चांस कोई नहीं, रास्ता नहीं। लेकिन वो गवाक्षहीन होते हुए भी उनकी एक एक मोनाइड में संपूर्ण विश्व को प्रतिबिंबित करने की क्षमता होती है। तो अच्छा, जो मोनाइड की श्रेणियां हैं, मोनाइड में जो निम्नतम श्रेणी पे है वही जड़ है, और जो हाईएस्ट श्रेणी पे है वो गाड है, ईश्वर। तो ये हुआ कि भाई जगत में माइंड बॉडी रिलेशनशिप की स्थापना कैसे हो सकती है, कैसे संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो उसमें स्पिनोजा ने ये कहा कि देखिए, परम मोनाइड कौन है? गाड। ठीक, जिस प्रकार से उसने कहा कि 3 घड़ियां, वो घड़ी साज का उदाहरण देता है। घड़ी साज में 3 घड़ियां एक साथ बना रखी। अब प्रश्न ये उठता है कि तीनों घड़ियों में एक साथ एक समय कैसे आता है? तीनों घड़ियों में एक साथ एक समय कैसे आता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में डेकार्ट कहेगा कि क्रिया प्रतिक्रियावाद है। दोनों घड़ियां या तीनों घड़ियां आपस में एक चाबी से जुड़ी हुई है। जैसे पुरानी घड़ियां आती थी ना, अब तो बैटरी से चलती है, तो उसमें रोज सवेरे चाबी भरनी पड़ती थी, तब वो घूमती थी। तो कहता है डेकार्ट कि एक चाबी है जो एक बीच की कड़ी है जो 2 घड़ियों को आपस में जोड़े हुए है, इसलिए दोनों घड़ियां हमेशा एक समय देती हैं। ये स्पिनोजा कहता नहीं, ये जुड़ी नहीं हुई, दोनों घड़ियां समानांतर रखी हुई हैं। क्योंकि समानांतर है इसलिए एक समय, जो समय इसमें होता है वही समय उसमें। लाइबनिज ने कहा कि नहीं, ये बात नहीं। कहा न तो घड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, न दोनों एक घड़ियां जो है ऐसी रखी हुई है कि इससे एक समय देती है, बल्कि घड़ी साज जो है वो इतना चतुर है, इतना बुद्धिमान है कि उसने घड़ियों का निर्माण ही इस डिजाइन में किया है कि दोनों घड़ियां एक साथ एक ही समय दें, वो चाहे जाए। तो प्री स्टैब्लिश हार्मनी, पूर्व स्थापित सामंजस्य, पूर्व स्थापित सामंजस्य यही है कि निर्माण के समय ही निर्माता ने उनका ऐसा निर्माण कर दिया है कि वे समय हमेशा एक समय देंगी, एक साथ साथ चलेंगी, उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं। ये तो है आपका माइंड बॉडी रिलेशनशिप, जो आप के रेशनलिज्म की मुख्य प्रॉब्लम है। रेशनलिज्म में एक तो ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत है, चित्त और अचित का द्वैत है। इसमें स्पिनोजा का भी एक बड़ा फेमस है कि एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन, एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन, उसका बड़ा फेमस कोट है। डेकार्ट का कोट क्या है? काजिटो अर्गो सम, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ। ये सब चीज़ें जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और स्पिनोजा का, डेकार्ट का, लाइबनिज का, इन तीनों के सिद्धांतों में एक सामंजस्य है कि तीनों मानते हैं कि हमारा समस्त ज्ञान बुद्धि विकल्प प्रसूत है। बुद्धि विकल्प हमारे सहज होते हैं, जन्म से होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो बुद्धिवाद हो गया। दूसरे जो वेस्टर्न फिलॉसफी की थीम है वो है एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद। एम्पिरिसिज्म क्या कहता है? अनुभववाद क्या कहता है? अनुभववाद ये कहता है कि हमारा कोई भी ज्ञान बुद्धि विकल्प जैसा
बुद्धि विकल्प क्या करती है कि बुद्धि विकल्प जन्य अगर हमारा ज्ञान होता तो प्रत्येक बालक में बुद्धि विकल्प जन्म से ही होते हैं, जो बालक जन्म से ही ज्ञानी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पागलों में भी बुद्धि विकल्प होते हैं तो पागल भी ज्ञानी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। वो कहता है कि समस्त ज्ञान हमारा अनुभव प्रसूत है, ट्रेबुला रासा है। समस्त हमारा मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज के समान होता है। हम अनुभव रूपी स्याही से साफ स्लेट पर या अनुभव रूपी कलम दवात से हम उस पर अक्षर लिखते हैं। अनुभव से ही हमारा ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। अनुभववाद के प्रतिपादक लाख बर्कले और फ्यूम, ये तीन दार्शनिक हैं। लाख ये मानता है कि हमारा समस्त ज्ञान अनुभव प्रसूत है। बर्कले क्या कहता है कि सत्ता दृश्यता एस इज परसिपाई, जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह हमारा सत्ता, जिस चीज की भी सत्ता होगी वह हमारी दृष्टि पर निर्भर है। हमारी दृश्यता है तभी वो सत्ता है। दृश्यता प्रमुख है, अगर दृश्यता नहीं है तो सत्ता नहीं है। तो यहाँ एक प्रश्न उठा कि जैसे हम कमरे में हैं तो हमको मेज की दृश्यता है, इसलिए मेज की सत्ता है, लेकिन जब हम कमरे से बाहर चले गए तब तो मेज की दृश्यता हमें नहीं हो रही, तो फिर मेज की सत्ता कैसे? तो स्पिनोजा ने कहा कि हमको दृश्यता मेज की नहीं हो रही, लेकिन ईश्वर को तो हो रही है, तो ईश्वर की दृश्यता के कारण मेज की सत्ता। ये किसने कहा? बर्कले ने कहा, स्पिनोजा ने, सॉरी, इस बर्कले ने कहा कि दृश्यता के कारण ही हमारी सत्ता है। ठीक है। ह्यूम के दर्शन तक आते आते जो अनुभववाद था वह संदेहवाद में परिणत हो गया, आपको पता है। ह्यूम के दर्शन तक आते आते, क्योंकि ह्यूम मानता है कि कोई भी ज्ञान हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, जो भी ज्ञान होता है हमें संवेदनाओं और स्वसंवेदनाओं के माध्यम से होता है, और संवेदनाएं आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा इन्हीं पर निर्भर करती है। ये इंद्रियों की ही संवेदना होती है। इंद्रियों की एक सीमा होती है, जैसे हमें हर इंद्रिय की सीमा है, हर इंद्रिय की गति की सीमा है। ये हमें पूर्ण निरपेक्ष ज्ञान नहीं दे सकते। पूर्ण निरपेक्ष ज्ञान हमको होगा किसका? पूर्ण निरपेक्ष ज्ञान हमको जब भी होगा तो वह या तो गणित का होगा या भौतिक विज्ञान का होगा, क्योंकि गणित के संप्रत्यय वो कभी अनुभव पर आधारित नहीं होते। गणित के संप्रत्यय कभी बदलते नहीं। ठीक है। तो इसलिए वह गणित के विज्ञान को ही, गणित के संप्रत्यय को ही वास्तविक संप्रत्यय होता है। अब ये बुद्धिवाद और अनुभववाद की सामान्य, इससे आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आया? नहीं, समझ में आ गया सर। जी सर। देखिए, बुद्धिवाद और अनुभववाद ये दोनों परस्पर विरोधी सिद्धांत हैं। बुद्धिवाद ये मानता था कि हमारा समस्त ज्ञान बुद्धि विकल्प से था। अनुभववाद इसका विपरीत मानता था कि अनुभव से। ये एक बहुत बड़ी खाई दर्शन में आ गई। तो कांट आया, जो नया चिंतक था, कांट, इमैनुअल कांट, उसने शुद्ध बुद्धि की मीमांसा ग्रंथ लिखा और निर्णय की मीमांसा लिखा। तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये तीन उसके प्रमुख पुस्तकें हैं। कांट को कहा जाता है कि कांट ने दर्शन जगत में कॉपर निकल क्रांति कर। क्यों, कैसे किया कांट ने कॉपर निकल क्रांति? कि कांट ने कहा कि दोनों के विचार, जो बुद्धिवाद है और जो अनुभववाद है, दोनों के विचार ये एकांगी,
ये पूर्ण ज्ञान की व्याख्या करने में समर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि कहा कि ज्ञान में की 3 शर्तें होनी चाहिए। ज्ञान में एक तो सत्यता होनी चाहिए, ठीक है, दूसरे ज्ञान में सार्वभौमिकता होनी चाहिए, ठीक है, और तीसरी चीज ज्ञान में वस्तु तंत्रता होनी चाहिए। मतलब ज्ञान निरपेक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि ज्ञान की व्याख्या सापेक्षिक होती जाए, ज्ञान निरंतर बदलता जाए। तो उसने कहा कि देखिए, जो बुद्धि विकल्प है वो ज्ञान में सार्वभौमिकता तो ला सकते हैं। सार्वभौमिकता माने उनका ज्ञान सार्वभौमिक हो सकता है, पूरे जगत में लागू हो सकता है, पूरे जगत में मान्य हो सकता है। सार्वभौमिक माने ये है कि जो सिद्धांत एक निरपेक्ष सिद्धांत है, जिसकी सत्ता को सब लोग स्वीकार करें, सार्वभौमिक हो सकता है। लेकिन जो सार्वभौमिक है वह सत्य है, यह संभव नहीं है। कहा, जैसे उसने एक उदाहरण दिया, जैसे 2 धन 2 बराबर 4 तो होते हैं, लेकिन अगर 3 धन 1 बराबर 4 होगा, लेकिन 3 बकरियां और 1 से एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए, तो क्या 4 बचे रहेंगे? सुबह नहीं रहेंगे, सिर खा जाएगा। तो इस प्रकार से सत्यता जो है वह बुद्धि विकल्पों से नहीं है। सत्यता के लिए प्रत्यक्षीकरण होना जरूरी है। कांट का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि although all our knowledge begins with experience, but it does not originate। यद्यपि हमारे समस्त ज्ञानों का प्रारंभ अनुभव से होता है, किंतु उनकी उत्पत्ति अनुभव से नहीं। तो उत्पत्ति का स्रोत क्या है? बुद्धि विकल्प। उत्पत्ति के लिए हमें बुद्धिवाद की शरण में जाना पड़ेगा, और उत्पत्ति होगी, स्रोत होगा बुद्धि विकल्प। स्रोत अगर बुद्धि विकल्प है तो सार्वभौमिकता भी बुद्धि विकल्पों के द्वारा है। उसका एक और स्टेटमेंट है, कॉन्सेप्ट विदाउट परसेप्ट्स आर एम्प्टी एंड परसेप्ट विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड। ये भी कांट का बड़ा फेमस स्टेटमेंट। कांट का ये भी एक स्टेटमेंट है, बुद्धि प्रकृति को नियमित करती है। अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर। बुद्धि प्रकृति को, क्यों? क्योंकि जो भी हमारा ज्ञान है वह बरगड़ाओं पर केंद्रित है। जैसे इसकी तुलना तर्कशास्त्र की बरगड़ाओं से, कैटेगरीज से की जाती है। 4 प्रकार के सिद्धांतों से 16 बरगड़ाओं की संरचना कांट करता है, 16 प्रकार के बुद्धि विकल्पों की बात करता है। और इन समस्त बुद्धि विकल्पों में जो सामंजस्य स्थापित किया जाता है वह आत्मा के द्वारा स्थापित किया जाता है। कांट कहता है कि वस्तुएं अज्ञेय है। कांट का अज्ञेयवाद का सिद्धांत है। कहा, स्वतः सद वस्तु अज्ञेय है, इसके हम मूल स्वरूप के बारे में हम नहीं जान सकते। हम केवल उन्हीं स्वरूप के बारे में जानते हैं जिसके लिए कि हमारी इंद्रियां हमें बोध कराती हैं। इसलिए कांट ये कहता है कि सत्यता जब भी आएगी तो इंद्रिय संवेदनों के माध्यम से आएगी, और सार्वभौमिकता जब भी आएगी तो वह बुद्धि विकल्पों के माध्यम से। इसके लिए वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का उदाहरण देता है। फिजिक्स में कांट ये कहता है कि जिस प्रकार से सभी घटनाएं पूर्व में कार्य कारण पर आश्रित होती, कोई भी घटना, कोई भी कार्य बगैर कारण के संभावित नहीं है, घटित नहीं है। कोई भी कार्य बिना घटना कारण के, प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य। ये भौतिकवाद का सिद्धांत है। यह सिद्धांत इंद्रिय सापेक्ष भी है और यह सिद्धांत सार्वभौमिक भी है, बुद्धि विकल्प प्रसूत भी है। बुद्धि विकल्प, इसलिए दोनों की परीक्षा, बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों की कसौटी पर
की कसौटी पर यह सिद्धांत खरा उतरता है। इसलिए वो कहता है कि दोनों को अगर हम स्वतंत्र रूप में माने कि ज्ञान की परिभाषा जिनके माध्यम से ज्ञान की व्याख्या की जा सकती है तो नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर हम बुद्धिवाद को मानेंगे तो ज्ञान में सत्यता नहीं आएगी, और अगर अनुभववाद को मानेंगे, केवल मानेंगे, तो ज्ञान में सार जी ये कांट के सिद्धांत की प्रमुख देन है। इसीलिए कांट के दर्शन को कहा गया क्रिटिकल एंड ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, क्योंकि जो हमारा ज्ञान है वो प्रत्ययात्मक है, और ये प्रत्यय कैसे होते हैं? ट्रांसेंडेंटल होते हैं, अतीन्द्रिय होते हैं, इंद्रियों से परे होते हैं। भाई जो कंसेप्ट है आपका वो तो ब्रेन में रहेगा, मस्तिष्क के लिए प्रत्यय जन्य है ना। इसलिए जो है ये हमारा जो कांट का दर्शन है वह क्रिटिकल है, एक तो समीक्षा करता दोनों की कमियों और समीक्षा का। समीक्षा तो यही है ना कि गुणों को उजागर करिए और दोषों को उजागर। कांट वही बात कहता है कि अगर बुद्धि विकल्प नहीं है तो भी ज्ञान नहीं हो सकता, और अगर संवेदनाएं नहीं है, वह कहता है कि बुद्धि विकल्प जो है और जो संवेदनाएं हैं ये एक ढांचे में ढाल करके ज्ञान का स्वरूप प्रदान करते हैं। ज्ञान की सामग्री को एक विशेष सांचे में ढाल करके ज्ञान का स्वरूप प्रदान करते हैं, और ज्ञान की सामग्री उपादान और सांचा ये दोनों बुद्धिवाद और अनुभववाद के बिना प्रदान नहीं हो सकते। इसलिए बुद्धिवाद और अनुभववाद ये दोनों मिल जाएगा तभी पूर्ण ज्ञान होगा। तो गुणों को बताता है और दोषों को बताता है, इसलिए कांट के दर्शन को क्रिटिकल कहा गया, समीक्षावादी कांट को कहा गया। क्रिटिकल और ट्रांसेंडेंटल, क्योंकि प्रत्यय ये ट्रांसेंडेंटल होते हैं, प्रत्यय बुद्धि विकल्प जन है, इंद्रिय जन्य नहीं है, इसलिए ट्रांसेंडेंटल है। आगे जी ये है आपका कांट का दर्शन। कांट का दर्शन बहुत ही लोकप्रिय दर्शन है। कांट का एक और सिद्धांत है जो इथिक्स है, एथिकल थ्योरी है। इसे हम गीता का पढ़ाएंगे तब आपको उसके एथिकल थ्योरी को बताएंगे, जिसके लिए कांट को एक कठोरतावादी रिगरस फिलॉसफर ही कहा जाता है, क्योंकि ये कहता है कि नियम है, जो नियम है सत्य बोलो, ये नियम है तो आप सत्य बोलो। अगर किसी की हत्या हो रही हो तो हो जाए, लेकिन आप सत्य बोलो। ये है साहब आपका क्रिटिसिज्म। चौथा जो आपके वेस्टर्न फिलॉसफी का सिद्धांत है ये हर्मेनेटिक्स। हर्मेनेटिक्स इंडियन में भी है और वेस्टर्न। हर्मेनेटिक्स की जो थ्योरी है ये टोटल भाषा विज्ञानी थी, भाषा विज्ञान का सिद्धांत है। हम शब्द दिए गए हैं, शब्द का अर्थ बोध हमें कैसे हो, अर्थवाद का सिद्धांत मुख्य रूप से इससे संबंधित होता है कि कोई शब्द है, शब्द का जिस रूप में हमें उसकी व्याख्या करें और व्याख्या के माध्यम से उसका हमें अर्थ बोध हो, वही है। और अब हर दर्शन में, हर सिद्धांत में, हर जो डिसिप्लिन है, हर संप्रदाय की हर्मेनेटिक्स अलग है। जैसे जो बुद्धिज्म की हर्मेनेटिक्स है वह वेदांतिक हर्मेनेटिक्स नहीं होती, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। उसी प्रकार से जो वेस्टर्न में के विभिन्न, जैसे आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, रैशनलिज्म है, क्रिटिसिज्म है, एम्पिरिसिज्म है, इन सब की जो स्पिरिट है उनके हिसाब से हर्मेनेटिक्स इनकी टाइप होती है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, लेकिन कुछ न कुछ डिफरेंस हर एक में होता है। वह उनके अर्थ बोध पर आधारित होता है कि हम किसी भी शब्द का विश्लेषण कैसे करें, हम किसी भी शब्द का अर्थ तात्पर्य बोध
किस प्रकार प्राप्त करें कि उस संप्रदाय की, उस डिसिप्लिन की स्पिरिट के साथ वह शब्द हमें आत्मसात हो जाए। यही है हर्मेनेटिक्स का मेन सिद्धांत। ठीक है, इन सिद्धांतों में आपको समस्या हो, इसका सब समाधान हो गया। जी।